नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अपील की। यह अपील पेट्रोल, डीजल, सोना समेत कई अन्य विषयों पर रही। छत्तीसगढ़ में इसका असर भी दिखना अब शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक तक अपने काफिले में कटौती कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का सियासी वार भ्रष्टाचार तक पहुंच गया है। इस असर के सियासी मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसी विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी के अपील के बाद जो छत्तीसगढ़ में मंत्री विधायकों का काफिला वो कम हो गया और मुख्यमंत्री भी इस पीएम मोदी की अपील का पूरा सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री भी सिर्फ एक गाड़ी में प्रदेश कार्यालय के अंदर पहुंचे हैं। राष्ट्र हित में हर एक भारतीय का यह दायित्व है कि अपील पर अमल करे, अपील को स्वीकार करे। कोई भी प्रकार की संकट ना हो, उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सचेत करने का काम कर रहे हैं, तो हम सबको भी उनके बातों का निर्वहन करते हुए काम करने की आवश्यकता है। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 7 अपील की। पेट्रोल, डीजल, सोना जैसे अलग अलग अपील की गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने अपनी जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत कर दी है। आज मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल के सदस्य अपने वैभवशाली सरकारी काफिलों में कटौती कर रहे हैं। यहाँ तक कि पार्टी के प्रवक्ता भी ई रिक्शा जैसे साधनों का इस्तेमाल करते दिखे हैं। इस बदलाव ने छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की अपील का असर, सियासत बेअसर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ईंधन संरक्षण को लेकर दिया बड़ा संदेश। पीएम मोदी की अपील के बाद कारकेट में कटौती का फैसला। सीएम काफिले में पहले 13 गाड़ियां, अब घटकर की गई 8। सरकारी वाहनों को भी सधे हुए तरीके से ईवी में बदलने की तैयारी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मंत्री, विधायक बिना काफिले के पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह के साथ एक गाड़ी में बैठकर पहुंचे पदाधिकारी। बीजेपी बोली, पीएम मोदी के अपील से बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा। कांग्रेस बोली, पहले भ्रष्टाचार और कमीशन को कम करे बीजेपी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में नई सियासी बहस छिड़ गई है। बीजेपी इसे भविष्य के लिए पॉजिटिव मान रही है, तो वहीं कांग्रेस मसले में दूसरे मुद्दे भी ला चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि काफिला कम करने से पेट्रोल, डीजल के दाम नहीं घटेंगे। इसके लिए पहले बीजेपी नेताओं को कमीशन और भ्रष्टाचार बंद करना होगा। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि डीजल, पेट्रोल की भी खपत कम करें और सोना वगैरह की खरीदी भी कम करें, विदेश यात्रा वगैरह भी कम करें। तो उसका पालन हमने भी किया है। हमने भी अपने कारकेट में कटौती की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि जब मेरा देश का हर एक नागरिक एक एक कदम आगे बढ़ाएगा तो मेरा देश 140 करोड़ आगे बढ़ता है। इस बात को समझकर सभी को प्रधानमंत्री जी की अपील का पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री का अपील आया, जनता में भय का माहौल है और एक मंत्री ने अपना काफिला को छोड़ने का ऐलान किया। क्या काफिला छोड़ने से, 1-2 गाड़ी काफिला छोड़ने से पेट्रोल और डीजल की किल्लत पूरा हो जाएगा क्या? सरकार के पूरे मंत्रियां कमीशन छोड़ दे, भ्रष्टाचार करना छोड़ दे। प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों की अपने सरकारी लवाजमे में की गई कटौती को संदेश के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इसी बीच विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या वाहनों की संख्या कम कर देने मात्र से आम नागरिक को ईंधन की बढ़ती कीमतों और आर्थिक अनिश्चितता से वास्तविक राहत मिल पाएगी? बहरहाल देखने वाली बात यह भी है कि क्या यह बदलाव किसी व्यापक आर्थिक सुधार की योजना का हिस्सा है जो राजकोषीय घाटे को कम करेगा, या फिर यह केवल एक अल्पकालिक राजनीतिक औपचारिकता है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट।
तो देखिए, ये रिपोर्ट आपने देखी, उस पूरे विषय को समझा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, जनता से अपील की गई है, और अब मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री तक भी इसका असर देखने मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने भी अपने काफिले में कटौती कर दी है, लेकिन इसी विषय को लेकर सियासी बयानबाजी भी देखने मिल रही है। कांग्रेस के भी अपने तर्क है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी से रितेश मौर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत कर रही हूँ रितेश जी आपका। कांग्रेस से श्रुति शुक्ला जी जुड़ गई हैं, श्रुति जी आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूं। और हमारे संवाददाता शिवम दुबे जुड़ गए हैं, शिवम आपका भी इस चर्चा में स्वागत कर रही हूं। और सबसे पहले रितेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। बहुत अच्छी बात है कि काफिले में कटौती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की थी जनता पर, उसका असर आगे वाले समय में देखने मिलेगा। जनता कितनी बात मानती है, लेकिन मंत्री विधायक तो मानने लगे हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक राजनीतिक इमेज बिल्डिंग स्टंट है, क्योंकि विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है? डीएस टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। और बता देना चाहता हूं कि परसों विगत दिनों माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश से अपील किया कि इस वैश्विक संकट में सोना कम खरीदने और साथ में डीजल पेट्रोल की उपयोगिता पे थोड़ा सा कटौती करने, साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग करने की बात उन्होंने कही। उसको लेकर के कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे दीपक बैज जी ने भी प्रश्न उठाए थे कि इसमें स्वयं यहाँ के भाजपा के नेताओं, मुख्यमंत्री इस पे अमल करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक तो बहुत ज्यादा हड़बड़ी थी, और कल ही आपने देखा, कल से बहुत सारे नेताओं ने, माननीय ओपी चौधरी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने या डिप्टी सीएम ने अपने काफिले में उसी कटौती की है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं ने भी इसको लेकर के संकल्प लेकर के इसमें सोशल मीडिया में भी अपने आह्वान किया है कि हम जो है 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे और विदेश नहीं जाएंगे। इस प्रकार की माननीय मोदी जी की अपील को हमारे पार्टी और हमारे वरिष्ठ नेता भी इसको अमल कर रहे हैं, और पब्लिक इस ऊपर चढ़ करके इसको समझ रही कि वैश्विक संकट का विषय है, तो हमें ही फायदा है, देशवासियों को ही फायदा है। इसमें सरकार को या किसी व्यक्ति को कोई अलग से फायदा नहीं होगा। प्रति व्यक्ति में आय में उसमें बचत होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा पहल है। और मैंने देखा कि दीपक बैज जी ने अब जो है बयान बदल दिए कि भ्रष्टाचार और इस प्रकार की कई सारी बातें वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी बयान में समानताएं नहीं है। वो एक छोटी राजनीति और छोटी मानसिकता की राजनीति के लिए इस प्रकार की छोटी लोकप्रियता के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है रितेश जी, आपके पास लौटूंगी। श्रुति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्रुति जी, पहले विपक्ष ये सवाल उठा रहा था कि पीएम ने अपील की है, मंत्री और विधायक, मुख्यमंत्री तो पहले इस बात को माने, जनता के ऊपर बोझ क्यों डाला जा रहा है? अब जब मंत्री विधायक भी ये मान रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद अपने काफिले में कटौती कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, क्या तर्क है आपका? सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए मानसी जी, निश्चित तौर पर विपक्ष ने सवाल उठाया कि पहले जो है ये फॉलोअप मंत्रियों के साइड से होना चाहिए, कि पहल जो है मतलब देश के जनप्रतिनिधियों से हो। निश्चित तौर पर, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप भूपेश बघेल जी ने एक अपना पोस्ट किया है फेसबुक में, उसमें हम देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला दिखाया जा रहा है आज या तो फिर कल का वो काफिला है, जिसमें पूरे काफिले जो है प्रॉपर जितनी गाड़ियां एक मुख्यमंत्री के काफिले में होती है उतनी गाड़ियों के साथ उनका काफिला जो है जा रहा है। तो किस प्रकार की मतलब कटौती की बात ये लोग करते हैं? ठीक है, विपक्ष ने सवाल उठाया, चाह रही हूँ कि जानकारी आज से आई है, तो काफिला भी आजकल का ही है। तो जब और मैं आपको बता दूं कि जब ये बात होती कि काफिले में कंट्रोल करना चाहिए, हमें मंत्रियों के खर्चे में कंट्रोल करना चाहिए, तो काफिले में जितनी गाड़ियां दिख रही थी उतनी गाड़ियां दिख रही है। और निश्चित तौर पे आने वाला समय बताएगा कि और मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं ये कितना मतलब सरकारी खर्च में कटौती कर सकते हैं, ये समझ आएगा। कहने का आशय बस यही है कि सिर्फ जो है आम जनता ही इन सब चीजों में ट्रबल क्यों कर रही है। बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता मंत्री हैं, इनके काफिले में इनकी जो सुरक्षा है, इनकी जो सुविधा है, इनकी फैसिलिटीज है, उनमें भी हम कटौती करके जो है, कटौती नहीं मतलब मिनिमम जो जरूरत है वो तो उनको लगेगा ही, लेकिन जितना हो सके उसमें कमी करके जो है हम इस आर्थिक संकट से बच सकते हैं। एक बात। दूसरी बात कि माननीय मोदी जी कहते थे कि हमारा भारत देश जो है ये विश्व गुरु बन जाएगा एक समय पे। आज केंद्र में बैठे मोदी जी को 12 वर्ष हो चुके हैं, और 12 वर्ष में हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था जो मनमोहन सिंह जी की सरकार
के समय चौथे नंबर पे थी, आज 6वें नंबर पे है। और आप देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं और इधर अर्थव्यवस्था में हमारा देश जो है पिछड़ते जा रहा है। तो ये आज जो वैश्विक संकट है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस चीज की जिम्मेदारी उठानी चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए कि कैसे इतना बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। और सबसे बड़ी बात मानसी जी की इस संकट की याद एन प्रकारेण चुनाव होने के बाद ही आपको क्यों आई? अभी बिहार का अभी कुछ समय पहले बिहार का चुनाव हुआ, अभी तुरंत में तमिलनाडु के चुनाव हुए, बंगाल के चुनाव हुए, केरल के चुनाव हुए। तब इस क्योंकि समय पे तमाम आपको तरह ये के सब सवाल बातें याद विपक्ष के क्यों नहीं हैं। है? आपका पक्ष मैंने सुना, आपके पास मैं लौटूंगी। शिवम, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए जब जब प्रधानमंत्री ने अपील की है, फिर चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो, पूरे देशवासियों ने उनके समर्थन किया है। कोरोना के टाइम में भी हमने देखा है कि जब उन्होंने अपील की थी, सभी लोग बाहर निकल गए थे, थाली बजाने लग गए थे। क्या इस अपील का असर देखने मिल रहा है, और जो काफिले में कटौती हुई है उसका असर कितना देखने मिलेगा? बिल्कुल, देखिए अभी न केवल भारत बल्कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जो आर्थिक संकट से गुजरने की आशंका व्यक्त कर चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील आना और अपील में 7 अलग अलग आह्वान करना, चाहे पेट्रोल डीजल को लेकर के हो, सोने खरीदने को लेकर के हो, या फिर वर्क फ्रॉम होम कर्मचारियों को करने के को लेकर हो, ऐसे 7 अलग अलग अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रधानमंत्री ने अपील की है, उस अपील को आप लोग मान भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि अगर पहले ही ये मान लिया जाता, लंबे काफिलों में पहले ही ब्रेक लगा लिया जाता, तो ये स्थिति नहीं आती? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी की अपील के बाद ही ये सब बातें, ये पहले बातें जो कहने वाली ये भविष्य वक्ता शायद कांग्रेस के नेता हो सकते हैं, ये हमारे यहाँ नहीं है। क्योंकि वैश्विक स्थिति की जो चर्चा जब विश्व स्तर पर जब होता है, माननीय मोदी जी या फिर और भी आउटपुट आते हैं, उस आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो निर्णय ऐसे तत्कालिक में लेने के लिए ही क्या बोलते सारे आउटपुट ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सारी चीजों का जो बातें आ रही है कि पहले क्यों नहीं हुआ या इस पे ऐसा नहीं होना था, ये बेफालतू की बात है। क्योंकि क्या बोलते हैं, परसों जब माननीय मोदी जी ने अपील किया तो कल सब नेताओं ने इसकी बातों को मान करके अपनी काफिले में कटौती किया और भी सारी चीजों में कटौती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल है। कांग्रेस को बार बार तकलीफ क्यों हो रही है, और जनता का इतना ही दर्द था तो इन्होंने 5 साल छत्तीसगढ़ में राज किया, इन्होंने इतना अपार धन लूटा छत्तीसगढ़ में, शराब घोटाला किया, गोपाल घोटाला किया, जो पैसे इन्होंने लूटे हैं तो उसको वापस कर दे, सरकार को खजाने में भर दे, हो सकता है कि देश की काम आ जाए। तो मुझे लगता है कि कतनी और करनी में बड़ा अंतर है। राहुल गांधी जी अपने काफिले में कमी नहीं कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी इनके नेता अपने काफिले में। कांग्रेस को नसीहत देगी, मुझे लगता है पहले अपने आप भी अमल करना चाहिए। हम तो कर रहे हैं, हम तो माननीय मोदी जी की बातों को तो सर आंखों पल्ले करके काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे ये नहीं बात है। केवल प्रश्न करने का काम करते हैं और केवल दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। जनता भी इसे मान रही है कि माननीय मोदी जी जो कह रहे हैं वैश्विक संकट का विषय, क्योंकि तेल और सोना बाहर से आयात होता है, इस विषय को गंभीरता से लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरी भी एक नसीहत है कि उनका दीपक बैठ जी की वो जो काफिले में चलते हैं या फिर जो अपने दौरे जो करते हैं उसमें कटौती करे, तभी तो संदेश जाएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी संदेश मिले। केवल प्रश्न करने से नहीं होता। ठीक है रितेश जी, आपके पास मैं लौटूंगी। श्रुति जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। और बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर प्रधानमंत्री ने अपील की है तो कांग्रेस इसका पालन क्यों नहीं कर रही है। और सवाल मेरा भी यही है कि अगर देशवासियों से अपील की जा रही है, देश की जनता से अपील की जा रही है, तो वैश्विक संकट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जनता और बीजेपी पर बस आएगा, कांग्रेस पर नहीं आएगा, कांग्रेस के नेताओं पर उसका असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी आखिर क्यों नहीं कांग्रेस आखिर क्यों नहीं कटौती कर रही है? जी देखिए मानसी जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बेबुनियाद बातें करती आई है। देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ समय पहले की बात है, जब पिछला लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसके बाद से राहुल गांधी जी की सुरक्षा जो है केंद्र सरकार के साइड से बहुत कम कर दी गई थी। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ इस डिबेट के माध्यम से, उस समय जैसे आपने विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी जी की सुरक्षा को आपने कम किया था, तो उसी प्रकार से ये तो भेदभाव रवैया आपने कर लिया, लेकिन उसी प्रकार से थोड़ी समझदारी दिखाते हुए उस समय पर केंद्र सरकार को अपने जनप्रतिनिधियों का, अपने नेता मंत्रियों के भी काफिले में, उनकी सुरक्षा में, उनकी सुविधा में, उनकी फैसिलिटीज में थोड़ी कटौती करना था। तो निश्चित तौर पर जो इनकी जो मानसिकता विपक्ष को लेकर के थी कि नहीं हम इनकी चीजों में कटौती करे, तो ये कुछ अपने में भी कर लेते, तो शायद आज ये जो
वैश्विक संकट उत्पन्न हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी राहत हमें देखने को मिलती। दूसरी बात कि देखिए लगातार 12 वर्षों से, ठीक है निकेश जी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, अभी श्रुति जी का वक्त है। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए 12 वर्षों से केंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं आपको बताना चाहूंगी मानसी जी कि देखिए जब से मोदी जी की सरकार है अभी तक के इन 12 वर्षों में क्रूड ऑयल भंडारण केंद्र एक भी नहीं बनाया गया हमारे देश में। जबकि जब यूपीए की सरकार थी उस समय 2009-10 से लेकर के 2016 तक लगभग 3 जो है क्रूड ऑयल भंडारण केंद्र बनाए गए थे। और ये केंद्र इसलिए बनाए जाते हैं क्रूड ऑयल भंडारण केंद्र ताकि जब ऐसे जो वैश्विक संकट देश में उत्पन्न हो, जहाँ पर देश में जो है युद्ध काल की परिस्थिति बने, अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतें बढ़े, तब उस समय जो है गैस पेट्रोल डीजल का संकट हमारे देश पर ना आए और उस समय इन भंडारण केंद्रों का उपकेंद्रों के सामान का उपयोग करके हम जो है अपने देश की जनता को जो है लाभ पहुंचाए। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की लापरवाही है। लेकिन श्रुति जी सवाल तो ये है ना कि आखिरकार अगर संकट आ रहा है और प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं तो उससे दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है, बिल्कुल विपक्ष आपके साथ है, आपकी अपील में हम आपका साथ दे रहे हैं। पर सवाल ये है मानसी जी कि आखिर ये नौबत आई कैसे? केंद्र सरकार इस चीज का जो है जवाब दे और इस चीज की जिम्मेदारी उठाए कि 12 वर्षों से आपकी सरकार है, आपने देश में क्या ऐसा किया जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई? ठीक है श्रुति जी आपके पास लौटूंगी। रितेश जी ऐसी स्थिति आखिर क्यों आई? विपक्ष सबसे पहला सवाल ये उठा रहा है और सवाल ये भी उठ रहा है कि चुनाव के बाद ये अपील क्यों? क्या चुनाव के पहले जब बड़ी बड़ी रैलियां की गई, दौरे किए गए, तब उस वक्त पेट्रोल डीजल खर्च नहीं हुआ था? तुलसी जी का मुझे लगता है कि जीवन को स्टडी कराया गया है, उनकी जो रस्सी तोड़ा बोले पड़ी कि 12 वर्ष। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव के बाद कटौती वाली बात, प्रधानमंत्री के जो परिवार होता है कुछ वर्षों के लिए उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराता है और उसके बाद जब पता चलता है कि उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उनके खतरा और उनकी चीजों को देख करके जो है इस पे प्रशासन नहीं लेता, सरकार इसको निर्णय नहीं लेती, मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सर्जन करने की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि क्रूड ऑयल के भंडारण की बात, क्रूड ऑयल का भंडारण हमारे देश में माननीय मोदी जी के आने के बाद ज्यादा बढ़ा है। पश्चिम मुंबई से लेकर के तमिलनाडु हर जगह क्रूड ऑयल के भंडारण है। इसीलिए हमारे पास अभी डीजल पेट्रोल लगातार हो रहे और गैस सिलेंडर करे, लेकिन हमारे यहाँ पर देश में खपत ज्यादा बढ़ी है। 2014 के बाद एलपीजी गैस सिलेंडर की खपत ज्यादा बढ़ी है। रितेश जी लेकिन अगर सरकार ये भी स्पष्ट कर दे कि कितना आपके पास भंडार है तो स्थिति और भी संतुलित हो जाएगी। ये स्पष्ट आप कर दीजिए कि कितना भंडारण है। उसी तो बता रहा हूँ मैं, भंडारण है हमारे पास आने वाले 4-5 महीने के लिए, लेकिन उसकी खपत जो ज्यादा होती थी, प्रति व्यक्ति जो है हर महीने 1 से 2 सिलेंडर का उपयोग करता था, तो वही मोदी जी ने कहा कि उसकी खपत कम करे, आप जो सोलर एनर्जी का उपयोग करें, आप जो है ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करें। तो मुझे लगता है कि हम जो आयात करते हैं जिससे हमारी विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो सकती है, हम ज्यादा टैक्स पटाते हैं, उससे आपके ही लाभ होगा। तो ये सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। हमारे पास कमी नहीं है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि हमारे पास सोना और डीजल पेट्रोल ऐसा है कि वो खाड़ी देशों से हमको लेनी हमारी मजबूरी है कि हमारे माँ इतनी पर्याप्त मात्रा में इसका उत्पादन नहीं हो पाता। इस बात को समझना होगा। ना कि चावल दाल ना कि खाने पीने की चीजों में उन्होंने कटौती करने की बात नहीं। इनके प्रधानमंत्री तो ऐसे भी रहे जो एक टाइम खाना खाने की अपील किए। इनके तो पी चिदम्बरम जी जो 2013 में तो जब कोई संकट नहीं था तब सोना को कम लेने की उन्होंने 50 लाख टन सोना जो है गिरवी रख दिया था। देश को गिरवी रख की काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि इनको अपने कुछ पूर्व के अपने इतिहास की ओर देखना चाहिए कि जब इनके पास कुछ संकट नहीं था तब इनको जिन्होंने देश में किस प्रकार से धकेलने काम से, जबकि आज विश्व किस प्रकार संकट हुए, जहाँ सोना महंगा हो रहा है, जहाँ पेट्रोल और डीजल के जो क्रूड ऑयल के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मोदी जी इस पर अपील कर रहे हैं तो इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ठीक है श्रुति जी जवाब ले लेती हूँ मैं आपसे कि अगर मोदी जी अपील कर रहे हैं और ऐसे में अगर इस स्थिति में अपील की जा रही है, क्योंकि लोगों के मन में देखिए बहुत सारे अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये अपील क्यों की जा रही है, क्या कोई बड़ा संकट आने वाला है, बहुत सारे सवाल जो हैं वो जनता के मन में है। ऐसे में अगर आप और सवाल उठाएंगे तो ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि जो जनता है वो और असमंजस की स्थिति में पड़ेगी या पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होगी? जी देखिए मानसी जी, कांग्रेस जो है विपक्ष है, विपक्ष का काम है जनता के हित की आवाज उठाना। आदर्श विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से ये सवाल कर रही है कि देखिए इतने
समय से देश में जब आपको पता था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तब जो है सरकार ने इस चीज की जो तैयारी जो है पहले से जो है देश में इन्होंने क्यों नहीं रखी? इसके पहले पर्याप्त इतने राज्यों में चुनाव हुए, बिहार से लेकर के कर्नाटक, बिहार से लेकर के तमिलनाडु, बंगाल, केरल, जब इतने राज्यों में चुनाव हुए और इतने राज्यों में चुनावों के लिए जो खर्चा किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तब आपको ये चीजें याद क्यों नहीं आई कि अभी देश वैश्विक संकट से गुजरेगा तो यहाँ पर हमको उन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी और इन सब चीजों की तैयारी जो है हम पहले से करें। और ठीक है, आप अभी भंडारण केंद्र की बात कर रहे थे रितेश जी, तो मैं कहती हूँ कि जो आपने कहा मानसी जी कि जनता के सामने आप इस चीज को क्लियर कर दीजिए कि कितने भंडारण केंद्र अभी तक बने हैं और कितनी मतलब वहाँ पे अभी तक की कैपेसिटी है कि आगे कितने महीनों तक के जो है ये सब चीजें हैंडल हो पाएगी, कितनी वहाँ पे व्यवस्थाएं अभी तक की बाकी हैं। तो सरकार जो है खुलकर के जनता के सामने बातें करे। सिर्फ नोटबंदी के समय जैसा मोदी जी ने किया था कि आप आए, आपने बोल दिया कि आज से 1500 के नोट चलना बंद हो गए, वैसे ही आप आ गए टीवी में और बोल दिए कि सोना खरीदना बंद कर दें, अपने खर्च में कटौती करें। तो ये मतलब जनता को आप कोई चीज क्लियर कर दीजिए देश की जनता को, और जाकर के फिर कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन सरकार जिम्मेदारी भी लेना कि पिछले 12 वर्षों में आपने क्या लापरवाही हुई है, वैश्विक संकट से गुजरा। विपक्ष के नेता हल्ला कर रहे, जनता को कोई तकलीफ नहीं है, माननीय मोदी जी की बातों से उनको कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ तो कांग्रेस को है, यहाँ केवल कांग्रेस को तकलीफ हो रही है, कैसे जो है जनता को कोई तकलीफ नहीं हुई, नोटबंदी से कांग्रेस को तकलीफ हुई थी, जनता को कोई तकलीफ नहीं हुई थी। ठीक है, एक एक करके बात रखेंगे। रितेश जी आपके पास मैं लौटूंगी, कांग्रेस के नेता लोग रितेश जी लौटूंगी मैं आपके पास। श्रुति जी अपनी बात पूरी करिएगा आप। मैं वही कहना चाहती हूँ मानसी जी कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हमारा देश जो है विश्व गुरु बन के उभरेगा, देश में पूरी दुनिया में हमारा देश विश्व गुरु बन के उभरेगा। तो जब हमारे देश का व्यवस्था यूपीए सरकार के समय 4थे नंबर पर आती थी, आज वो घट करके 6वें नंबर पर आती है, और आप कहते हैं कि देश विश्व गुरु बनेगा। ठीक है श्रुति जी, तमाम आपके सवाल है, सवाल मेरे पास भी है और उसका जवाब भी मैं चाहूंगी। रितेश जी सवाल सुन लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है। और देखिए जनता के मन में भी ये है कि जब ये पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध आज से 73 दिन पहले शुरू हुआ था, तब भी विपक्ष ने चिताया था, प्रदर्शन किया था, या फिर हम कहें कि आवाज उठाई थी कि आने वाले समय में स्थिति और खराब हो सकती है। तब तो आपने विपक्ष को ये बोला था कि वो भ्रम की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। अभी तो आखिरकार वो वही स्थिति आ गई कि प्रधानमंत्री को आकर अपील करना पड़ रहा है। तो आपको ये लग रहा है क्या कि पहले ही अगर विपक्ष की बातों को सीरियस ले लिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं आती? देखिए विपक्ष के केवल भ्रम फैलाने का ही काम करती है 2014 से लेकर, जो कि सत्ता हाथ धोते जा रहे हैं। 22 राज्यों में हमारी राज्य सरकार है और एनडीए की, और मैं बोलूं और अधिक सरकार है, इनके पास केवल 3 राज्यों से ज्यादा सरकार नहीं है। ये सत्ता के लालायित है, भूखे हैं, तो ये केवल जनता को भ्रमित करके सत्ता को हथियाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी जो बातें, उनके प्रश्न है बेफालतू बेफुली है। ये जो बात कर रहे हैं कि हमने पहले चेताया था, ये क्या भविष्यवक्ता है? ये तो वैश्विक संकट के आधार और वहाँ की परिस्थितियों को देख के हम निर्णय लिया जाता है। रितेश जी एक छोटा सा जवाब यहाँ पर भी दे दीजिएगा। आप बोल रहे भ्रम की स्थिति क्रिएट कर रही है, लेकिन अब हम बात बताएं तो कई ऐसे मंत्री और विधायक हैं जो बड़े बड़े काफिले के साथ निकलते हैं, और अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं कई ऐसे मंत्री जो ई रिक्शा में कार्यालय पहुंच रहे हैं। तो आखिर ये 2 तरह की इमेज सामने कैसे आ रही है? या तो आप अपील को मान ही लीजिए, या तो फिर आप यहाँ तस्वीर हम देख रहे हैं कि अपील की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। छोटा सा जवाब दीजिएगा, समय की कमी है। देखिए अपील को हम मान रहे हैं और निश्चित रूप से सब अपने अपने स्तर पे लगे हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा का बड़ा विषय होता है, जान के खतरे की विषय होता है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है पीएम से लेकर सीएम तक, और उनके जान तो उनको जो सुरक्षा मुहैया कराई जाती है कोई स्वयं नहीं मांगते, ये एसपीजी या प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाती है, कोई व्यक्ति नहीं मांगता। इनके भी इनके नेताओं को हमने सुरक्षा दिया हुआ है, सरकार ने दिया हुआ है। इनके विपक्ष के नेता, इनके बस्तर के नेताओं को ये भी कटौती करे। मुझे लगता है कि दोनों बातें अलग अलग है। तमाम तरह के तर्क हैं। अब जब प्रधानमंत्री खुद आकर देशवासियों से अपील करते हैं तो उसके कई मायने भी निकल कर आते हैं और आने वाली स्थिति को लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। चर्चा में आपका जुड़ने के लिए रितेश जी आपका और श्रुति जी आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है और उस अपील का असर अब न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी देखने मिल रहा है। मुख्यमंत्री के काफिले में कटौती की गई है, अब इसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। चर्चा में हमने जाना कि क्या कुछ पक्ष और विपक्ष का तर्क है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।